बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के मौज़ूआत में ये ख़बर ज़ेर बहस आएगी कि क्या मलिक अहमद ख़ान जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उन्हें वज़ीर आला बनाए जाने पर गौर हो रहा है। और सुथरे पंजाब में अब लोगों के पास कफ़न के लिए भी पैसा नहीं रहा। आखिर क्या वजह है कि इन पिछले 3 बरसों में पंजाब के अंदर गुर्बत बेतहाशा बढ़ गई है, जराइम पहले से ज़्यादा हो गए हैं, हादसात, कत्ल, ख़ुदकुशियाँ। हैरान कुन बात है कि तकरीबन तमाम ख़ुदकुशियाँ पंजाब में हो रही हैं। और फिर आज़ाद कश्मीर में एक शैतान पकड़ा गया है, 3 शैतान अभी बाकी हैं। इन शैतानों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला महज शरपसंदी का नहीं है बल्कि भारतीय एजेंडे को आगे बढ़ाने का है। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने का एजेंडा है। ये कोई रवायती दंगा फसाद का इशू नहीं है। तो आगाज़ करते हैं। कान्हा में जो क़यामत टूटी है उसका ज़िम्मेदार कौन है? 15 बच्चे शहीद हो गए, छोटी उम्र के, जिनकी उम्रें थी 4 साल से लेकर 10-11 साल तक, बिल्कुल नन्हे बच्चे। एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे और वो ट्यूशन सेंटर भी किसी गरीब खातून ने बनाया हुआ था। वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुई अपने बेटे समेत। और वजह हादसे की ये बनी कि छत कमज़ोर थी, लेकिन मालिक मकान उसके ऊपर एक और तामीर कर रहा था। इसके लिए उसने वहाँ मिट्टी डलवाई और मिट्टी का वज़न, ज़ाहिर है पूरी छत को जो मुहीत हो इतनी ज़्यादा मिट्टी, तो वो छत बर्दाश्त नहीं कर सकी। बज़ाहिर इस हादसे में किसी सरकारी महकमे की गफलत नहीं है, ये उस मालिक मकान की गलती और मुजरमाना हमाकत का नतीजा है। और ये इस तरह के हादसात पाकिस्तान में अक्सर होते रहते हैं कि जहाँ एक मकान, एक इमारत ऐसी जो ज़्यादा मंजिलों का बोझ नहीं उठा सकती, उसके ऊपर मंजिल तामीर की जाती है तो वो गिर जाते हैं। और फिर ये भी होता है कि बहुत सारे इलाकों में खस्ता हाल मकान आंधी की ताब नहीं ला सकते, ज़लज़ले की ताब नहीं ला सकते, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और फिर वो किसी वक्त गिर जाते हैं। मजमूई तौर पर इसका ताल्लुक गुर्बत से भी है और हुकूमत की मजमूई, यानी किसी ख़ास हुकूमत की नहीं, हुकूमती इदारों की उस गफलत का भी इसमें हाथ है जो पाकिस्तान बनने के बाद से चली आ रही है कि माशरे में, मुल्क में अंदर कुछ भी गैर कानूनी हो रहा हो, गैर मुतात हो रहा हो, उसका नोटिस नहीं लिया जाता। शामत आती है तो गरीबों की, अमीरों की शामत नहीं आती। बहरहाल ये इतना बड़ा अलमिया, 14-15 नन्हे मुन्ने बच्चे, बल्कि तादाद इससे ज़्यादा होने का ख़तरा है। बहुत सारे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत, जिनमें से बाज़ की हालत अच्छी नहीं है। इतने घरानों में क़यामत टूट पड़ी। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे और अभी ट्यूशन की क्लास शुरू भी नहीं हुई थी सही तरीके से कि वो मकान की छत गिर गई। इसमें ट्यूशन सेंटर की मालिका का भी कुछ तसाहुल है, कुछ गफलत है। वो इस तरह कि जब मकान में ये तामीर का काम हो रहा था तो उसे चाहिए था कि कुछ दिनों के लिए ट्यूशन सेंटर बंद कर देती, क्योंकि छत गिरने का वाक़या तो खैर बहुत बड़ा एक गैर नागहानी किस्म का वाक़या हो गया। लेकिन अगर छत मजबूत होती तब भी ऐसे घर में जहाँ तामीर का काम हो रहा हो, जहाँ ईंट पत्थर गिरने का ख़तरा हो, कोई और चीज़ गिरने का ख़तरा हो, जिस तरह के ज़ेर तामीर मकानों में होता है कि ईंट पत्थर तो किसी को भी लग सकता है और नन्हे बच्चे तो बिल्कुल वल्नरेबल होते हैं किसी भी चोट के। तो ऐसी सूरत में ट्यूशन सेंटर को कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। वो कहा जाता है कि जो आफत टूटनी होती है वो टूट ही पड़ती है। बड़ा अलमिया है और ज़ाहिर है जिन लोगों ने इस खबर की तफसीलात देखी उनके दिल दुखे। जिनके बच्चे मर गए उन माँ बाप के दिलों का क्या हालत होगी अंदाज़ा ही किया जा सकता है। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, यही कहा जा सकता है, और उन नन्हे बच्चों को अपने साया रहमत में जगह दे और हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा माशी नाहमवारी जो उन्होंने पैदा कर दी है, जिसकी वजह से अलमियों के अंदर से अलमिये जन्म लेते हैं। एक और ख़बर मुल्तान से आई है जो सुथरे पंजाब की कली खोल देती है और इस सवाल का जवाब मांगती है कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 3 बरसों में पंजाब के अंदर गुर्बत बेतहाशा बढ़ी है और जराइम भी बेतहाशा बढ़े हैं। मुल्तान की खबर यह है कि एक आदमी का, नौजवान लड़का 25 साल की, 24-25 साल की उम्र का, बीमार होकर फौत हो गया।
تو اس غریب آدمی کے پاس اسے کفن دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، وہ بلا کفن اپنے بچے کی لاش کو اٹھائے قبرستان میں پہنچ گیا کہ اس کی تدفین کی جائے۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو 25 سال کی عمر کا لڑکا، جوان آدمی، وہ بیماری سے فوت ہو گیا، یعنی ان کے پاس نظر آتا ہے کہ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، علاج کی سہولتیں نہیں تھیں۔ اور مریم صاحبہ نے جس طرح پنجاب کے ہسپتالوں کی حالت کر دی ہے، ہسپتالوں میں بھی اب علاج کی سہولت ویسے نہیں رہی، اور مریضوں کو خود اپنے ہاتھ، اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے دوائیں لانی پڑتی ہیں۔ تو یعنی یہ جو اس جوان کی فوتگی ہوئی ہے، اس وفات کو ہم قدرتی موت نہیں کہہ سکتے، یہ غیر قدرتی موت تھی جو ریاست نے اس پر مسلط کی، غربت کی وساطت سے، یعنی ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اور وہ مر گیا جوان لڑکا، اور باپ کے پاس اس کے کفن کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یعنی جس باپ کے پاس اس کے کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ دواؤں کے پیسے کہاں سے لاتا؟ تو یہ غربت، یہ پنجاب میں اتنے برے دن پہلے کبھی نہیں آئے تھے جتنے مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے برے دن آ گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکاری فنڈ کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک خبر آئی تھی، اب ظاہر تصدیق کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، بہت ساری خبریں سچی ہوتی ہیں لیکن بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے ثبوت موجود نہیں ہوتے، اور پابندیاں ایسی ہے کہ آپ اپنی رائے بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں جو قیمتی بسیں منگوائی گئی ہیں، غیر ضروری طور پر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ تعداد ہے۔ اب اس پر کسی جرنلسٹ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنی پڑے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ بسیں خریدنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، کچھ چکر ہوتا ہے۔ وہ جو چینی کمپنی کے حوالے سے ملتان موٹر وے کے بارے میں ایک رپورٹ چھپی تھی جس کی بعد ازاں تردید بھی کر دے گی، ظاہر ہے تردید تو پھر ایسی خبروں کی کرنا ہی پڑتی ہے۔ تو بڑے گھپلے ہیں، جس طرح ستھرے پنجاب میں گھپلے ہوئے، پتہ چلا کہ وہ لیگی حلقے اور اندر سے بہت سارے لوگ ان کے لیے ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ ایک آپریشن کمپنی کرتی ہے، اس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے، اس سے زیادہ پیسے اگر دیے جائیں تو مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی وہ جو انڈر دی ٹیبل ہاتھ بڑھتے ہیں وہ چکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے چکر ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے صوبائی خزانہ برباد ہو رہا ہے اور پبلک کی ویلفیئر کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ ذاتی تشہیر کے لیے جتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے وہ جو مہیا کردہ یا دستیاب اعداد و شمار ہے ان سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بہت ساری مدیں ایسی پیدا کر لی جاتی ہیں جن کا روٹین کے اخراجات کی مد میں ان کا کوئی گوشوارہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ جو حالیہ چپکلش ہوئی ہے وہ ایک شیطانی بل جو ایک برین ڈیڈ الائیو قسم کے ریٹائرڈ جج نے کے ذریعے تیار کروایا گیا، اور جس کو واپس تو نہیں لیا گیا لیکن ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس شیطانی بل کے حوالے سے جو بحث چلی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اور وزیر اعلیٰ کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، اور اس کی ایک پروگرام میں سن رہا تھا تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ ملک صاحب اس بات پر بھی ناراض تھے کہ ضلع کونسل کا جو فنڈ تھا، جو کروڑوں روپے کا فنڈ تھا، کتنے کروڑ تھے اب مجھے یاد نہیں، لیکن اچھی خاصی مالیت کی رقم تھی، 3 4 5 6 کروڑ سے زیادہ رقم تھی، کوئی 10 12 کروڑ کی رقم بتائی جاتی ہے۔ وہ ساری کی ساری رقم کہا جاتا ہے کہ ایک فنکشن کے انعقاد پر خرچ کر دی گئی، اور اس فنکشن کا مقصد کیا تھا؟ وہی تصاویر وغیرہ دکھانا بی بی کی کہ یہ تصویر دیکھو، وہ تصویر دیکھو، پوسٹر بینر یہ وہ، بڑی شاندار تقریب تھی۔ تو ملک صاحب نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ رقم تو غریبوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے، ضلع کونسل کی جو رقم ہوتی ہے، مثلا کسی جگہ کوئی نالی تعمیر کرنی ہے، کوئی گلی ٹوٹ گئی ہے، کوئی پل ٹوٹ گیا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات جن کا تعلق غریب کالونیوں کی ویلفیئر سے ہوتا ہے، ان کی صرف ویلفیئر نہیں، ویلفیئر تو چلیے تھوڑا سا آگے ایک بڑھوتری والا قدم ہوتا ہے، لیکن کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ مثلا اگر نالیاں نہیں ہیں تو نالیاں تعمیر کرنا ویلفیئر نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی ویلفیئر کو چھوڑیں، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بلدیاتی اداروں کے فنڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ استعمال کہاں ہو رہے ہیں اس خبر سے پتہ چلا۔ اور پتہ ہی خدا جانے کتنے ضلع کونسلوں کے اور بلدیاتی اداروں کے بجٹ ہوں گے جو اسی طرح کی تشہیری مہمات پر خرچ کر دیے جاتے ہیں، اس لیے عوام کے لیے کوئی پیسہ بچتا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں، اچھا اب جرائم کو لے لیجئے، ایک وہ
किराए के कातलों की एक तंजीम बनाई गई है। अल्लाह जाने वो उसमें कितने लोग, कितने अरबपति हो गए, क्या चक्कर है। बहुत खौफनाक कहानियां हैं जो ज़ाहिर अपने वक्त पर आएंगी, अभी तो नहीं आ सकती। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये हदायत होती हैं कि ये जो बच्चे गटर में डूब के मर जाते हैं, या जो कत्ल हो जाते हैं, या जिनको सुतीले बाप मार देते हैं, जिनको मालकान मार देते हैं, इस तरह की खबरें जो हैं इनको आप डाउन प्ले किया करें, इनको ओवर प्ले मत किया करें। तो अखबारात में आप देखें, बैक पेज पर एक 4 सत्र की खबर लगी होती है कि लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, मुरीद के बूरे वाला बिहाड़ी मुख्तलिफ मकामात पर 5 अफराद ने खुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी की वजह क्या होती है? यही गुर्बत होती है। यहाँ तक कि एक माँ अपने 3 बच्चों को मार के खुद को भी आग लगा लेती है, या खुद को ट्रेन के आगे डाल देती है। तो कहानी ये खुलती है कि उसने बच्चों के बाप से बच्चों की दूध के लिए पैसे मांगे थे, बाप की जेब खाली थी, उसने कहा मैं नहीं दे सकता, तो माँ ने अपने बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। इतनी गुर्बत बढ़ गई है पंजाब में इतनी गुर्बत पहले नहीं थे। वजह यही है कि सरकारी फंड कहीं और खर्च हो रहे हैं, गैर ज़रूरी कामों पर खर्च हो रहे हैं, नुमाइशी इक़दाम पर खर्च हो रहे हैं, वेलफेयर के लिए कोई रकम खर्च नहीं हो रही। ज़राअत की जो बेखुनी की गई है इस दौर में, वो अपनी जगह एक अलग कहानी है। कौमी असम्बली के इजलास में, पिछले इजलास में कुछ चीमा साहब हैं, उनकी तकरीर अच्छी खासी दर्दनाक तकरीर थी। मुझे नहीं पता वो किस पार्टी के हैं, आज़ाद हैं क्या हैं, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह पुलिस काश्तकारों के घरों में घुस जाती है और वहाँ से चीज़ें उठा कर ले जाती है। आप मुझे बताएं कि किसी घर में घुस कर चीज़ें उठा लेना, इसे लुगत में क्या कहते हैं? डकैती कहते हैं ना। और फिर इस हुकूमत की यानी का जो गुरूर है और जो आवाम का मजाक उड़ाने वाला अंदाज़ है, वो आपने देखा कि कल एक वज़ीर साहब ने कहा इजलास में, जब इतराज़ हुआ कि आप 11 अरब का जहाज़ किसी ने लिया, तो उसने कहा कि हाँ लिया है जहाज़ भाई, ख़रीदा है जहाज़ भाई। और लहजा वैसा था, बिल्कुल वैसा था जैसे कोई कह रहा हो कि हाँ भाई मारा है डाका मैंने, कर लो जो कुछ करना, की है मैंने चोरी, कर लो जो कुछ करना, इस तरह का लहजा था। तो ये पंजाब की हुकूमत का रवैया है। और ये जो लोगों को पुलिस मुकाबलों में साथियों की फायरिंग से जो लोग मारे जाते हैं, ये कौन लोग हैं जो मारे जाते हैं और किन लोगों को मारा नहीं जाता? मिसाल के तौर पर लाहौर में एक मुलाजमा को कत्ल कर दिया गया उसकी असमत दरी के बाद। मजाल है जो ये जो बनाई हुई तंजीम काउंटर क्राइम डिपार्टमेंट CCD, इसने उसके मुजरिमों को हाथ भी लगाया हो, इसलिए वो बहुत मालदार हैं। और चकवाल में एक आदमी को मार दिया गया उसकी बेटी के इस इल्ज़ाम पर कि इसने मुझ पर, मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला है। जबकि वो जो उसकी रिपोर्ट आई DNA की, उसके मुताबिक पता चला कि लड़की के साथ तो ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। कहानी ये थी कि लड़की की जो माँ थी, यानी उस आदमी की बीवी और उसका लड़की का मामू, वो इस आदमी को मरवाना चाहते थे। उन्होंने CCD वालों से कहकर उसे मरवा दिया, वो बेगुनाह मारा गया। और फिर ये जो सरगोदा में दर्दनाक हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है कि एक 7 साल की बच्ची को उसका सर कुचल कर हिलाक किया गया। तो उस वाक़े में सरगोदा जाकर आप पूछें, हर आदमी वहाँ ये कह रहा है कि मुजरिम इसका दुकानदार है, उसने पैसे लगाए। लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुबैना तौर पर हो सकता है ना लगाए हो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसने पैसे लगाए। चुनाचे फिर CCD ने मामले से जान छुड़ाने के लिए एक गरीब मुलाजिम को पकड़ा और मारकर किस्सा ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ आवाम के अंदर जो चे में गोइयाँ हो रही हैं, उससे लगता है कि ये किस्सा ख़त्म होने वाला नहीं है। और अगर ये वाकई जराइम को ख़त्म करने के लिए इदारा बनाया गया तो मुझे बताया जाए। आप खुद सोचें, आप अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार में खबरें मिस नहीं होती, छपती हैं। सुबह 3 पर छपेगी, 5 अफराद कत्ल कर दिए, सुबह 3, सुबह 7, सुबह 5, 6 अफराद कत्ल कर दिए गए, 3 अफराद कत्ल कर दिए, जिंदा जला दिया, तेज़ाब फेंक दिया, गला घूंट के मार डाला, जिंदा दफन कर दिया। इस तरह की खबरें छपती हैं, लेकिन वो गैर नुमायां अंदाज में फ्रंट बैक पर तो पाकिस्तान के अजीबो गरीब किस्म के वो स्टोरियाँ छपती हैं, 4-4 कालम, 5-5 कालम। जिस तरह के वो कल शहबाज शरीफ का बयान पढ़ा, कितना दुखी कर देने वाला बयान था कि PIA को तबाह कर दिया इस शख्स ने जिसका नाम शहबाज शरीफ है। और एक जहाज़ की कीमत में, जो लोग कहते हैं मजाक के रंग में, वैसे तो कीमत ज़्यादा ही होगी, लेकिन एक जहाज़ की कीमत में पूरा PIA आरफ हबीब एंड कंपनी को बेच दिया गया।
पाकिस्तान के साथ ये 16 दिसंबर के पलटन मैदान जैसा सानहा था जो बेच कर इस तरह किया बेचा किया गया, उसे गिफ्ट कर दिया गया। तो उस खबर पर तबसरा करते हुए शहबाज शरीफ ने कल बयान दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। अगर ये एक और संगे मील है तो वो जो पलटन मैदान में हुआ था वो भी एक संगे मील था, उसकी भी तारीफ करें। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में और ये हो रहा है पंजाब में। अच्छा, वो जो शैतानी बिल है वो मुलतवी कर दिया गया है, उसे ख़त्म नहीं किया गया, ये बात नोट करने की है। ये मौका मिलते ही दोबारा इसको वारदात करेंगे। अब एक लतीफ़ा बना हुआ है कि एक शैतानी बिल वफाक में मौजूद है, सेनेट में पास होने के लिए मुंतज़र हालात का पीपल्स पार्टी से बात की जा रही है, उसे डराया धमकाया जा रहा है कि वो इस बिल को मंजूर कर ले, क्या पता ऐसा हो जाए। और एक ये शैतानी बिल पंजाब में आ गया। तो लतीफ़ा ये बना हुआ है कि इत्तेफाक से फ़र्ज़ कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत मकान बनता है, उस पर शहबाज शरीफ का दिल आ जाता है, तो वो मालिक को हुकूमती इदारा नोटिस, वो मोबाइल कंपनी नोटिस देगी कि भाई ये तो मकान हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब उस मालिक का तो खैर वो रहा नहीं, जब उस पर उंगली रख दी शहबाज शरीफ साहब ने तो मालिक का नहीं रहा, क्योंकि अगर अब मालिक एहतजाज करेगा तो उसे मकान तो उसके हाथ से गया, लेकिन उसे 5 करोड़ का जुर्माना भी देना होगा। और इत्तेफाक से अगर वही मकान मरीम नवाज़ को भी पसंद आ गया और उसने ये शैतानी बिल, एंटी सोशल एक्ट, गुंडा एक्ट, क्या वो कमाल हैबिचुअल क्राइम, क्या अजीबोगरीब नाम है उसका, उसके तहत मरीम नवाज़ को पसंद आ गया, तो एक मकान होगा तो फिर चचा भतीजी में उसकी तकसीम कैसे होगी। ये एक लतीफ़ा बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं इससे पहले क्या कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसी पस मंज़र में ये कहानियाँ चल रही हैं, ख़बरें चल रही हैं, और मैंने फिर इधर उधर पूछगाछ की, जो जहाँ तक मेरी रसाई है वहाँ से पता किया, तो जो मालूम हुआ मैं बताता हूँ। ख़बरें अफवाहें ये हैं कि संजीदगी से सोचा जा रहा है, बल्कि फ़ैसला कर लिया गया है कि मरीम नवाज़ साहब ने तो कर दी है हद, तो अब बनाया जाए इनको मलिक अहमद साहब को पंजाब का वज़ीर आला। तो ये तकरीबन तय हो चुका है या तय होने वाला है, इस तरह की बात ख़बरों में चल रही है, और उस पर कुछ लोगों ने प्रोग्राम भी कर डाले। अच्छा, जो मालूम हुआ है वो ये है कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मलिक अहमद साहब को वज़ीर आला नहीं बनाया जा रहा, मरीम साहबा की हुकूमत ही बाकी रहेगी। लेकिन जो खबर, पक्की खबर, सच्ची खबर मुझे मिली है वो ये है कि एक तजवीज़ ज़रूर ऊपर ज़ेरे बहस आई है कि यहाँ पंजाब के हालात तो बाकी तमाम सूबों से भी ज़्यादा अबतर हो गए हैं और इसलिए यहाँ तब्दीली लाना पड़ेगी। तो इस सिलसिले में फिर मलिक अहमद साहब का नाम भी ज़ेरे गौर हुआ और कुछ लोग इसके लिए मुतहर्रक भी हुए। ये खबर इस हद तक सही है, लेकिन अभी इस बारे में ये कहना कि फ़ैसला हो गया गलत होगा, कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और हमें बहुत सारी बातों का जो पता चलता है वो थोड़ा ट्विस्ट होकर पता चलता है। मसलन बाज़ औक़ात कोई फ़ैसला नहीं हुआ होता, लेकिन उसकी ख़बर ब्रेक कर दी जाती है ज़राए के हवाले से कि भी ऐसा फ़ैसला हो चुका है। तो मकसद उसका किसी को ख़बरदार करना होता है, और फिर वो अखबार नवीस जो हैं वो तो ख़बर चला देते हैं इशारों के नवाए में कि ये फ़ैसला हो गया। बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। दरअसल वो ख़बर एक फ़ीड की गई थी कुछ लोगों को मैसेज देने के लिए, और मैसेज पहुँच गया, मामला ठीक हो गया, ख़बर वापस हो गई। तो इस तरह की बातें भी होती हैं। लेकिन ये है कि पंजाब के हालात पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है मुतल्लका हलकों में, क्योंकि यहाँ जो हालात अबतर हुए हैं, तालीम, सेहत, अमन व अमान, करप्शन, और काम नहीं हो रहे पब्लिक के काम नहीं हो रहे। सिंध में अगर 10 आदमी को काम पड़ता है, 6 के नहीं होते, 4 के हो जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब में तो कोई काम रिश्वत के बगैर अब होता ही नहीं है, और हुकूमत की तवज्जो इन अमूर पर है ही नहीं। हुकूमत की तवज्जो क्या है, अब अंदाज़ा करें कि दुनिया में किसी और जगह इस तरह की हुकूमत की मिसाल मिल सकती है कि जनाब ये सारी दुकानें एक ही शक्ल की जाएँ? ये कभी हुआ है? ये सब दुकानों के बोर्ड एक रंग के हो जाए, एक ही इबारत हो, हर दुकान के बोर्ड पर एक ही तरह का रंग होगा, एक ही तरह का डिज़ाइन होगा, एक ही तरह की इबारत होगी। ये क्या है? ये कोई नफ्सियाती मसला है? क्या मसला है? कल को ये आर्डर आ जाएगा कि ये हर कॉलोनी में बारी बारी तमीर नौ की जाए, सारे मकान गिरा दिए जाए और फिर नए सिरे से एक जैसे मकान बना दिए जाए। वो जैसे होते हैं ना कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी मुलाजमों के लिए हुकूमत रिहायशी कॉलोनियाँ बनाती है, उनको क्वार्टर कहते हैं। तो वो सारे क्वार्टर A क्लास के, B क्लास के
یعنی اے کلاس کے سارے کوارٹر ایک ہی جیسی شکل کے ہوں گے اور بی کلاس والے ایک ہی شکل کے سارے. یعنی اگر آپ اس کالونی میں گھس جائیں تو آپ کسی مکان کو پہچان نہیں سکتے کہ کل میں جس واقف کار سے یا دوست سے ملنے آیا تھا اس کا گھر کون سا تھا، کیونکہ سارے گھر ایک طرح کے ہوتے ہیں. لیکن چلیے وہ تو ایک محدود کام ہوتا ہے نا کہ ایک کالونی میں کتنے چند 100 مکان ہوں گے. لیکن جہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کہ بھی سڑکیں ایک جیسی ہوں، بورڈ ایک جیسے ہوں، دکانیں ایک جیسی ہوں. یہ ہے گڈ گورننس. یہ تو پنجاب میں ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں وہ شوکت نواز میر کو گرفتار کر لیا گیا. پہلے اس کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ بھارت فرار ہو گیا. اب پتہ چلا ہے کہ اس خبر میں جزوی صداقت تھی. وہ آزاد کشمیر کے کسی علاقے میں موجود نہیں تھا. یہ اطلاع ہے بہت، یعنی متعلقہ حلقوں کی اطلاع ہے کہ وہ کہاں تھا. وہ کنٹرول لائن کے اوپر جو کچھ دیہات ہیں ان دیہات میں ایک قصبے سے دوسرے قصبے تک مفروری کے دن گزار رہا تھا اور سرحد پار کرنے کا منتظر تھا، بھارت میں پناہ لینے کا منتظر تھا. موقع نہیں مل رہا تھا. یعنی وہ آزاد کشمیر کے حدود میں تو تھا لیکن آزاد کشمیر کے علاقے میں ہی نہیں تھا، بلکہ اس سرحدی پٹی میں تھا جس کے ساتھ ہی بارڈر ہے. اور بارڈر کے ساتھ ساتھ وہ ٹریول کرتا پھرتا تھا. پچھلا پورا 1.5 مہینہ اس نے اسی علاقے میں گزارا کہ کوئی کنٹرول لائن سے اس کو کوئی وہ ملے فرار ہونے کا رستہ تو وہ بھاگ کر انڈیا کی پناہ حاصل کرے. لیکن کل پھر وہ دھیر کوٹ کے قریب پکڑا گیا. دھیر کوٹ کے قریب پکڑا گیا اور اسے پناہ دینے والے 2-3 افراد اور بھی پکڑے گئے، جن میں 2 کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، ایک شیطان پکڑا گیا. لیکن اس سے بھی بڑے شیطان ہیں امان اور مہران. یہ 2 تو اتنے زہریلے شیطان ہیں کہ شوکت میر سے بھی آگے کی چیز ہیں. تو ان کو بھی پکڑا جائے. امید ہے یہ بھی پکڑ لیے جائیں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اب ان شیطانوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. پہلے جب بھی کسی شیطان کو رعایت دی گئی تو پھر وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا. اور پہلے ہی اس کمیٹی کو جو کھلم کھلا بھارت کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، انڈیا کے منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے، اس کو مضبوط کیا شہباز شریف کی حکومت نے. وہ 3 روپے والی بجلی سستی کرنے کا مطالبہ مان کر، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مطالبے مانے کہ گندم جس قیمت پر پاکستان میں ملتی ہے اس کے 4تھے حصے پر آزاد کشمیر میں ملے گی، اور فلاں پتہ ہی کون سی غلط مطالبات تسلیم کیے گئے، ناجائز طور پر تسلیم کیے گئے. حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے پچھلے سال کی تحریک کی بات کر رہا ہوں، 5 پولیس والے انہوں نے مارے تھے، کسی کو پہاڑی سے نیچے گرا کر، کسی کا سر پتھر سے کچل کر، اور ان کو معاف کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انہوں نے باقاعدہ آزاد کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.